नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राधना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो औद्योगिक भूगोल इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा है, औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत, और इन सिद्धांतों में हमने एक सिद्धांत को देख लिया है। आज की क्लास में हम दूसरा सिद्धांत, जो कि महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, इस सिद्धांत को हम देखने वाले हैं। यानी कि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति के जो सिद्धांत दिया है, उसका ये सिद्धांत को हम लिस्ट कॉस्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने न्यूनतम लागत का सिद्धांत भी कहते हैं कि न्यूनतम लागत यानी कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं और उसको मार्केट तक ले जाते हैं तो कम से कम खर्चा होना चाहिए। जैसे उसने न्यूनतम करने के लिए परिवहन लागत है, श्रम है और समूहीकरण का प्रभाव को इसने अपने सिद्धांत में बताया है। कि जैसे मान लिया कि कोई कच्चा माल है, किसी कच्चे माल को उद्योग तक ले जाने में और उस जो उद्योग पर जो उत्पादित जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको बाजार तक लाने में कम से कम परिवहन खर्चा होना चाहिए। इसके लिए उसने न्यूनतम परिवहन लागत और श्रम लागत, जहाँ पे सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाएं, वहाँ पर उद्योग को अवस्थित किए जाएं, और समूहीकरण की मतलब कि उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम एक जगह या नज़दीक स्थापित करेंगे तो उनको आपस में जो उत्पाद है उसको लेने में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इन दो तीन चीज़ों को उसने अपने सिद्धांत में शामिल किया है। तो हम शुरू करते हैं सिद्धांत को पढ़ना। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत में वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत 1909 में उबेर डेन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्रियल नामक शीर्षक से जर्मन भाषा में प्रकाशित किया। यानी जो इसका सिद्धांत था वो जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ पहले, ये 1909 में। उसका शीर्षक था उबेर डेन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्रीज नामक शीर्षक से जर्मन भाषा में प्रकाशित किया। उसके बाद में जर्मन भाषा कठिन शब्दावली के कारण, यानी जर्मन भाषा की जो कठिन शब्दावली के कारण ये सिद्धांत प्रारंभ में लोकप्रिय नहीं मिली। यानी कि जितना ज़्यादा वो इसका फैलाव है वो नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी भाषा जर्मन भाषा होने के कारण नहीं हो पाया। लेकिन 1929 में इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक शीर्षक से किया, तब यह सिद्धांत लोकप्रिय हुआ। यानी कि 1909 में इसने अपने शीर्षक जर्मन भाषा में दिया। उसके बाद में उसका अनुवाद हुआ किसमें? अंग्रेजी भाषा में। और वो किस नाम से हुआ? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत नाम से उसने ये सिद्धांत का अनुवाद किया गया 1929 में। इसके बाद में देखिए, वेबर ने अपने सिद्धांत में न्यूनतम लागत को आधार बनाया। यानी कि कम से कम लागत हो, या परिवहन का खर्चा कम हो, ये श्रम लागत कम से कम हो, तो इसके द्वारा जो कुल लागत होगी वो कम प्राप्त हो जाएगी। तो न्यूनतम लागत को उसने आधार बनाया, इसलिए इस सिद्धांत को न्यूनतम लागत का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि लिस्ट कॉस्ट थ्योरी के नाम से भी सिद्धांत को जानते हैं। तथा लागत न्यूनतम रखने के लिए, यानी न्यूनतम लागत रखने के लिए उसने परिवहन लागत, श्रम लागत और समूहीकरण का प्रभाव आदि को सिद्धांत में आधार बनाया गया है। यानी इन तीन स्तंभों को उसने आधार बनाया। इसके आधार पर उसने कुल जो न्यूनतम लागत करने का प्रयास किया है। आगे देखिए, इस सिद्धांत हेतु कुछ पूर्व मान्यताएं भी प्रस्तुत की हैं जो निम्न है। यानी कि सिद्धांत में कुछ मान्यताएं उसने प्रस्तुत की है जो कि निम्न है। देखिए कौन कौन सी मान्यताएं हैं। कि एक समरूप प्रदेश है, यानी जहाँ पे ये उद्योग स्थापित कर रहे हैं, या उसको वो प्रदेश को क्या माना है? समरूप माना है, कि यानी समान प्रकार की जलवायु है, मिट्टी है, यानी वो समरूप प्रदेश है, पहली बात। दूसरा है कच्चा माल निश्चित स्थान पर उपलब्ध है जिसके बारे में पूर्ण जानकारी है। यानी कि हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उद्योग के लिए जो कच्चा माल मिलेगा वो
पहले से निश्चित है कि कहाँ से कच्चा माल लाना है। तो ये उसने देखिए तीसरी दी है, परिवहन का साधन सर्वत्र एक समान है जो मालगाड़ी है। यानी उसमें जो परिवहन का साधन है सभी के लिए एक समान है और वो परिवहन का साधन होगा मालगाड़ी के रूप में माना है। अगला है देखो, परिवहन खर्च दूरी व भार के अनुपात में बढ़ता है, अर्थात भार की प्रति इकाई व दूरी की प्रति इकाई हेतु परिवहन की दर निश्चित है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी और भार बढ़ेगा वैसे वैसे परिवहन की दर बढ़ेगी, ये इसने बताया है। अगला है, परिवहन सभी वस्तुओं के लिए एक समान है, अर्थात कच्चे माल अथवा उत्पाद का परिवहन खर्च दूरी और भार के अनुपात में एक समान है। यानी कि जो परिवहन है सभी वस्तुओं के लिए एक समान बताया है, यानी चाहे कच्चा माल हो चाहे उत्पादित वस्तु हो, इन सब दोनों को उसने एक समान बताया है। चाहे तो कच्चे माल का परिवहन हो या फिर उत्पाद का परिवहन हो, वो दूरी के साथ या भार के अनुपात में बढ़ता है, एक समान है। यानी दूरी व भार के अनुपात में एक समान है, एक समान इसने माना है। अगला देखिए, जनसंख्या का असमान वितरण है। जनसंख्या का असमान वितरण है। कुछ क्षेत्रों में जहां जनसंख्या अधिक है वहां बाजार केंद्र है जिनमें उत्पाद की मांग अधिक है। यानी कि अलग अलग है, जहां पे देखिए जनसंख्या का अलग अलग वितरण है। जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे उत्पाद की मांग भी ज्यादा होगी, और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या कम है उत्पाद भी की मांग भी कम होगी। ये इसने बताया कि जनसंख्या का असमान वितरण बताया है वेबर ने। अगला है, श्रमिकों का वितरण असमान है। यानी कि कहाँ जहाँ पे उद्योग ज्यादा स्थापित होंगे वहां पे ज्यादा श्रमिक रहने लग जाएंगे, और जहाँ उद्योग कम होंगे वहां पे श्रमिक कम रहते हैं, तो इसका असमान वितरण है। श्रमिक कहीं ज्यादा हैं कहीं कम है, तो असमान वितरण बताया श्रमिकों। और श्रम की दर भी विभिन्न क्षेत्रों में असमान है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, आसानी से मिल जाते हैं श्रम, तो वहां पे वो उनकी दर है वो सस्ते दर में वो श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे श्रमिक मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे उच्च दर पे श्रमिक मिलते हैं वहां पे। तो ये असमान जनसंख्या का वितरण है और असमान ही श्रम का वितरण है। और असमान श्रम वितरण के कारण उनकी जो दर है, उनकी जो रेटें हैं वो भी असमान है। ठीक है, आगे देखिए, ये इसने कुछ महत्वपूर्ण उसने पूर्व धारणाएं मानी है, उसके आधार पर अपने सिद्धांत को उसने प्रस्तुत किया है। देखिए, वेबर ने अपने सिद्धांत में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, यानी अब अपने सिद्धांत में कुछ शब्दावली दी है जो निम्न है। देखिए कौन कौन से शब्दावली उसने दी है। एक उसने वर्ड प्रयुक्त किया है, देखिए कौन सा, सर्वसुलभ। सर्वसुलभ क्या होता है, ऐसा कच्चा माल जो प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध हो। यानी सर्वसुलभ का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी पदार्थ है जो सभी स्थान पे उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जल, जो लगभग सभी स्थानों पे मिल जाता है। रेत है, मिट्टी है, ये भी सभी स्थानों पे मिल जाते हैं। तो ये क्या है, सर्वसुलभ पदार्थ हैं। तो सर्वसुलभ उसने माना है जल, रेत, ये जो सभी स्थानों पर उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा उसने शब्द प्रयुक्त किया है स्थानीय पदार्थ। स्थानीय पदार्थ वो होते हैं, ऐसा पदार्थ जो कुछ निश्चित स्थान पर उपलब्ध होते हैं, यानी सभी जगह पर उपलब्ध नहीं होते हैं, कुछ निश्चित स्थान होते हैं वहां पे उपलब्ध होते हैं। उस पदार्थ को हम स्थानीय पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लिया लोहा है, ऐसा है, ये लोहा है, कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, उन्हीं स्थानों पर ये लोहा प्राप्त या लोहा का खदान किया जाता है, सभी स्थानों पे ये उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लिया पेट्रोल है, पेट्रोल कुछ निश्चित स्थानों पे ही उपलब्ध है, सभी स्थानों पे नहीं है। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं स्थानीय पदार्थ। इसके बाद में देखिए अगला तीसरा नंबर का है शुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ या ऐसा कच्चा माल जो पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जैसे मान लिया हमें कोई भी पदार्थ या कोई भी प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं तो उसका कोई ना कोई कच्चा पदार्थ होता है, और कच्चा पदार्थ को
हम उत्पाद में परिवर्तित करते हैं वो शुद्ध पदार्थ होगा तो जितना कच्चा माल है उतना ही उत्पाद मिल जाता है। तो शुद्ध पदार्थ में पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लिया कपास से हम कपड़े बनाते हैं तो कपास का लगभग सारा कपड़ा बन जाता है जितना हम काम में लेते हैं। तो वे पदार्थ होते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, इसके बाद में देखिए अशुद्ध पदार्थ देखिए या मिश्रित पदार्थ, ऐसा कच्चा माल जो पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया में कुछ पदार्थ व्यर्थ चला जाता है। जैसे मान लिया लोहा एसक है, गन्ना है, गन्ना से हम जैसे चीनी बनाएंगे तो जितना कच्चा माल है उतना ही उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, उसमें कच्चे माल के रूप में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो उस पदार्थ को हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। अगला है पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक क्या होता है देखिए, कच्चे माल और उत्पाद के अनुपात को बोलते हैं पदार्थ सूचकांक। कच्चा माल और उत्पाद, इसे कच्चे माल की मात्रा में उत्पाद की मात्रा का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। जैसे ये हो गया पदार्थ सूचकांक। पदार्थ जो सूचकांक है इसके आधार पर ही उद्योग की अवस्थिति मानी है। वेबर ने कुछ 3 स्थिति भी बताई है। जैसे मान लिया पदार्थ सूचकांक का मान यदि 1 से अधिक आएगा तो कच्चे माल के स्रोत पर हम उद्योग को स्थापित करेंगे। जहाँ कच्चा माल उत्पादित होता है ना वहीं पे हम उद्योग स्थापित करेंगे। यदि कितना आता है, 1 से ज़्यादा आता है, 1 से ज़्यादा आएगा तो हम कच्चे माल के स्थान पे उद्योग को अवस्थित करेंगे। यदि 1 से कम आएगा यानी पदार्थ सूचकांक का मान 1 से कम आता है तो बाजार केंद्र पर स्थापित करेंगे उद्योग को। और यदि कच्चे पदार्थ सूचकांक का मान यदि 1 आता है तो हम कच्चे माल के स्रोत पर अथवा बाजार में अथवा इन दोनों के बीच कोई भी बिंदु पर हम स्थापित कर सकते हैं। अगले जो शब्दावली में अगला जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है स्थानीयकरण भार। किसी वस्तु की प्रति इकाई पर कच्चे माल के रूप में एवं उत्पाद के रूप में होने वाले कुल परिवहन खर्च को स्थानीयकरण भार कहा जाता है। यानी कि स्थानीयकरण भार किसको कहा जाता है, जैसे मान लिया कोई कच्चे पदार्थ है उसको परिवहन करने में और उत्पाद के रूप में कुल जो परिवहन होता है उसको बोलते हैं स्थानीयकरण भार। इसके बाद में देखो आइसोडोपेन, एक समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा। तो एक समान जो परिवहन लागत होते हैं उन स्थानों को मिलाती हुई खींची गई रेखा को बोलते हैं आइसोडोपेन। इसके बाद में देखिए वेबर का सिद्धांत या वेबर का जो न्यूनतम लागत का सिद्धांत लिस्ट कॉस्ट थ्योरी है उसमें उसने कुल लागत को न्यूनतम रखने के लिए 3 सिद्धांतों का प्रयोग किया है। पहला उसने न्यूनतम परिवहन लागत, दूसरा श्रम का प्रभाव और तीसरा है समूहकरण का प्रभाव। इन तीनों को उसने अपने सिद्धांत में शामिल किया है। अब देखिए वेबर के सिद्धांत ये 3 बिंदु हो गई। इसके बाद में देखिए वेबर के सिद्धांतों में कुछ अच्छाइयाँ भी थी और कुछ कमी भी हुई। तो जो वेबर के सिद्धांत के जो दोष हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए कौन सा है। सबसे पहला दोष, वेबर ने सभी वस्तुओं के लिए परिवहन दर एक समान बताई है, जबकि जैसे मान लिया सभी वस्तुओं के लिए एक समान नहीं होती है। वास्तव में क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं एवं कच्चे माल एवं उत्पाद की भी परिवहन दर अलग अलग होती है। जैसे मान लिया कच्चे माल के रूप में किसी वस्तु का करते हैं हम परिवहन, उसका अलग होता है। उत्पाद के रूप में करते हैं उसका अलग होता है। लेकिन वेबर ने क्या माना है कि सभी वस्तुओं का एक समान होता है परिवहन। तो ये उसकी कमी रही है। दूसरी कमी देखिए, वेबर के अनुसार परिवहन खर्च दूरी और भार के अनुपात में बढ़ता जाता है। जबकि क्या होता है, जैसे जैसे दूरी चलेंगे वैसे वैसे दूरी के अनुपात में क्या हो जाता है, उसकी जो दर वो कम हो जाती है। जबकि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो लंबी दूरी और कम दूरी के लिए परिवहन दर अलग अलग होती है। यानी कि हम जैसे मान लिया किसी उत्पाद को हम कम दूरी के लिए ले जाते हैं तो ज़्यादा लागत लगती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसमें लागत में कमी हो जाती है। किसके अनुपात में, दूरी के अनुपात में। कुछ वस्तुएं की परिवहन दर की बजाय संख्या के आधार पर भी किया जाता है। यानी कुछ वस्तुएं हैं जिनके दूरी के साथ, यानी कुछ वस्तुओं का परिवहन दर की बजाय संख्या के आधार पर भी किया जाता है। इस प्रकार से देखिए वेबर के सिद्धांत के जो मुख्य शामिल करने की कोशिश की है। तो आज की क्लास में हमने देखा है वेबर के सिद्धांत को
और सभी बिंदुओं को मैंने चर्चा करने की कोशिश की है। और मिलते हैं आज की क्लास में, हम इतना ही देखते हैं। अगली क्लास में किसी नए सिद्धांत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।